आइए स्टार्ट करते हैं। राइजिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मस्ट बी टैकल्ड क्विकली। तो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर पढ़ने जा रहे हैं। क्यों पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले आपको बता दिया जाए तो 2014 का ये प्रश्न देखें आपके सामने है, ठीक है ना। क्या है, यानी 2014 में यह साइंस टेक में आया हुआ था, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2014 का क्वेश्चन है, GS3 कहीं पर भी पूछ सकता है, कुछ पता नहीं कहां क्या पूछ ले। क्या एंटीबायोटिकों का अति उपयोग और डॉक्टरी नुस्खे के बिना मुक्त उपलब्धता भारत में औषधि प्रतिरोधी रोगों, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, के आविर्भाव के अंशदाता हो सकते हैं। कैन ओवर यूज एंड फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन बी कंट्रीब्यूटर्स टू द इमरजेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस डिजीज इन इंडिया। तो जो ड्रग रेजिस्टेंस डिजीज है वही है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में इसके रीजन क्या है, एंटीबायोटिकों का हम खूब उपयोग कर रहे हैं और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कर रहे हैं। तो क्या एक रीजन है ये? बिल्कुल रीजन है। यह देखिए यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका। फिर इसके बाद कहा गया अनुवीक्षण और नियंत्रण की क्या क्रियाविधियां उपलब्ध हैं। व्हाट आर द अवेलेबल मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, यानी मॉनिटरिंग करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए क्या क्या हमारे पास प्रोग्राम है। तो आज हम वह प्रोग्राम भी आपको कराने वाले हैं कि क्या प्रोग्राम है मॉनिटरिंग करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छे से, यानी भारत का राष्ट्रीय प्लान क्या है इसके, यानी एंटी माइक्रोबियल मॉनिटरिंग और कंट्रोल के लिए। इसके अलावा इस संबंध में विभिन्न मुद्दे कौन कौन से हैं उस पर चर्चा कीजिए। क्रिटिकली डिस्कस द वेरियस इश्यू इन्वॉल्व। तो मैंने क्या कहा, ये एडिटोरियल आप देख सकते हैं। GS3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव, यहीं से आया है, रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव, यानी साइंस टेक में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं इनका एप्लीकेशन और इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ, याद रखेगा। तो ये यूनिट जो साइंस एंड टेक की पहली यूनिट है GS3 की, वहां से सीधा सीधा की जो भी वैज्ञानिक जगत में घटनाएं घटित हो रही उसका रोजमर्रा के जीवन पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यह इसी खंड से आ रहा है GS3 से, ध्यान रखिएगा। तो वही है एडिटोरियल आपके सामने। बिजनेस लाइन अखबार का राइजिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट मस्ट बी टैकल्ड क्विकली, यानी इसे बहुत जल्दी संभालने की जरूरत है। इसका मतलब आपको पता लग गया IQIP क्या हो गया, यानी सीधा आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर मेंस में इंपॉर्टेंस ये रखता है तो प्रीलिम्स में अपने आप रखता है, ठीक है। प्रीलिम्स में तो कभी भी पूछ सकता है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में भारत ने उसको रोकने के लिए जो कार्य योजना बनाई है उसके बारे में, यानी नेशनल एक्शन प्लान के बारे में, प्रीलिम्स में तो कुछ भी पूछ सकता है। तो प्रीलिम्स के लिए तो अपने आप मस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। इनफैक्ट यही पूछ सकता है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये आपसे पूछ सकता है। तो मॉडल क्वेश्चन आपके सामने बना हुआ है, व्हाट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी ये आपका मेंस के लिए भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही और प्रीलिम्स का भी आपका कॉन्सेप्ट यानी यहां पर बिल्ड होगा कि भाई अगर आपसे पूछ लेता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है तो 1 2 3 पॉइंट जो भी रहेगा आप कर पाएंगे। रोगाणु रोधी प्रतिरोध क्या है, व्हाट आर द कॉज फॉर द राइजिंग AMR, मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते AMR के कारण क्या है, यानी ये क्यों बढ़ रहा है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है। मैंने एंटीबायोटिक्स जो हम उपयोग कर रहे हैं यही यूपीएससी के जो 2 पॉइंट हैं इस क्वेश्चन के आंसर हैं। बढ़ते AMR के कारण क्या है, तो पहला रीजन है, देखिए यूपीएससी ने ही दिया हुआ, एंटीबायोटिक्स का अति उपयोग, तो हम खूब इसका उपयोग कर रहे हैं। और दूसरा डॉक्टरी नुस्खे के बिना इसका उपयोग कर रहे हैं, तो दूसरा रीजन ये देख सकते हैं आप, यानी जो वहां पर प्रश्न है वही यहां का उत्तर है। फिर इसके बाद हाउ फार डज नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस NAP NAP AMR, क्या है NAP NAP AMR, इसको आप याद रखिए। तो मैंने यह टोटल मेरी तरफ से है, यानी एडिटोरियल में कहीं से भी इसका केवल जिक्र है, कोई एनालिसिस नहीं था, केवल बस नाम दे करके आगे बढ़ गए थे। ये पूरा मैंने अपनी तरफ से डाला है। हाउ फार डज नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी NAP AMR क्या है, तो मैंने विस्तार से करा दिया है, जिससे कि मुझे क्या पता इसी पर सीधा क्वेश्चन आ जाए NAP AMR पर, तो आपको यहां अलर्ट रहना है। यानी दूसरा रोगाणु रोधी प्रतिरोध पर राष्ट्रीय कार्य योजना, ठीक है ना, क्या है वो आपको बताना है। इसके बाद यह किस प्रकार से एड्रेस करता है द चैलेंजेस ऑफ राइजिंग AMR इन इंडिया,
तो ये कार्य योजना भारत में बढ़ती AMR की चुनौतियों का कितना समाधान करती है, यानी ये कहां तक सहायक है। तो आपको वो सारा प्लान पता होना चाहिए और प्लान के बाद हम बता देंगे कि भाई प्लान बेहतर है, अगर इसको बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए तो ये स्वाभाविक रूप से अच्छा लाभ प्रदान करेगी, लेकिन अभी तक इसको बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो आप देख सकते हैं मोड ऑफ द क्वेश्चन आपको पता लग गया। अब हम यहां पर लिखा हुआ प्रीलिम्स कॉन्सेप्ट व्हाट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR, लेकिन अभी हम AMR पर नहीं जाएंगे। अभी हम सबसे पहले बताएंगे मुद्दा क्या है जिस पर यह एडिटोरियल लिखा गया। मुद्दा क्या है, यानी हम क्यों इस एडिटोरियल पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये करंट में बड़ा चर्चा में है कि निमोनिया की एक दवा होती है मेरे प्यारे बच्चों। निमोनिया को क्योर करने के लिए, निमोनिया को ठीक करने के लिए, निमोनिया को ठीक करने के लिए एक दवा होती है। उस दवा का नाम आप लोगों को याद रखना है प्रीलिम्स में, कार्बापेनेम नाम है उसका। क्या नाम है उसका? नाम है कार्बापेनेम। क्या नाम है, एक बार मेरे साथ रिवीजन कर लीजिए जिससे यही याद हो जाए। कार्बापेनेम, एक बार फिर से कार्बापेनेम, ठीक है, ओके। तो कार्बापेनेम क्या है? एक जो है दवा है जो निमोनिया को ठीक करती है, ठीक है। और दवा किस प्रकार की है? ये एंटीबायोटिक दवा है जो निमोनिया को ठीक करती है, लेकिन इस समय यह दवा निमोनिया को ठीक कर पाने में असफल है। निमोनिया इससे ठीक नहीं हो रहा, जबकि ये निमोनिया के लिए ही बनाई गई थी। इसका मतलब है कि ये जो दवा है इसके विरुद्ध, पॉइंट को समझिएगा, यानी इसका मतलब है कार्बापेनम एक अत्यंत शक्तिशाली, पॉइंट को नोट करिएगा, एक्सट्रीमली पोटेंट एंटीबायोटिक है, एक्सट्रीमली ताकतवर है ये, जिसका उपयोग निमोनिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। लेकिन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने यह बताया कि कार्बापेनम के प्रति जो भारतीय रोगी हैं उन्होंने प्रतिरोध डेवलप कर लिया है, रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। यानी जैसे आपको निमोनिया है तो अगर कार्बापेनम आपको दी जा रही है, ठीक है ना, कार्बापेनम अगर आपको दी जा रही है तो उस दवा का असर आप पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट एक प्रतिरोध डेवलप कर लिया है, ध्यान रखिएगा। तो ये किसने बताया है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने। तो ये हो गया न्यूज, इसको आप याद रखिएगा। और इसीलिए एक चिंता बताई जा रही है बढ़ती रोगाणु रोधी प्रतिरोध यानी राइजिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो अब आपको पढ़ने की आवश्यकता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है, एक बार बढ़िया आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एंटी माइक्रोबियल या रोगाणुरोधी क्या है? ठीक है, ऐसी दवाएं हैं एंड आर मेडिसिन, ये दवाएं हैं जिनका उपयोग मनुष्यों यानी आप में, हम में, जानवरों और पौधों में क्या करने के लिए? इन्फेक्शन या संक्रमण को रोकने और उनका इलाज करने के लिए किया जाता है। यानी संक्रमण ना हो, किसमें? मनुष्यों में, जानवरों में, पौधों में संक्रमण ना हो और उसके साथ साथ उसका इलाज भी किया जा सके, ठीक है। इसीलिए एंटी माइक्रोबियल का इस्तेमाल किया जाता है। और एंटी माइक्रोबियल में बहुत सी दवाएं आती हैं जिसे हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स कहते हैं, जिसे हम एंटीवायरल कहते हैं, जिसे हम एंटी फंगल कहते हैं, जिसे हम एंटी पैरासिटिक्स कहते हैं। तो ये सारी जो दवाएं हैं इनको हम सम्मिलित रूप में एंटी माइक्रोबियल कहते हैं। तो ये हो गया, यानी एंटी माइक्रोबियल बहुत महत्वपूर्ण दवाओं का एक समूह है एंटी माइक्रोबियल्स, जिसमें कौन कौन शामिल है? ये चारों शामिल हैं, इनको आप रट लीजिएगा। तो इन चारों दवाओं के द्वारा मनुष्य में, पौधों में, जानवरों में जो इन्फेक्शन होता है उसको रोका जाता है। जैसे निमोनिया का इन्फेक्शन हुआ तो उसको रोकने के लिए क्या दी गई? कार्बापेनम दी गई। लेकिन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कार्बापेनम के प्रति भारतीय रोगियों में रेजिस्टेंस की बात कही कि इस दवा के विरुद्ध बॉडी में प्रतिरोध डेवलप हो गया, ये दवा काम ही नहीं कर रही। सिंपल वही बात यहां पर कहा गया है, याद रखेगा। तो ये हो गया एंटी माइक्रोबियल क्या होते हैं। अब आता है आज का एडिटोरियल क्या? फटाफट आप देखिए क्या है, फटाफट। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो अब अगर आप समझ गए एंटी माइक्रोबियल क्या है तो रेजिस्टेंस आपको अब समझाने जा रहा हूं। तो एंटी माइक्रोबियल अच्छी चीज है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन एंटी माइक्रोबियल अगर रेजिस्टेंस हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR हो जाए, रोगाणु रोगी प्रतिरोध हो जाए, तब क्या होता है स्थिति, जरा समझिएगा। यह कब होता है? जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी
समय के साथ बदलते हैं और दवाओं का कोई प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है, जिससे संक्रमण का इलाज करना कठिन हो जाता है। याद रखिएगा, यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तब होता है व्हेन बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और पैरासाइट्स समय के साथ बदलते हैं। ऑब्वियस है, समय के साथ बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं। जैसे कोविड के कितने वेरिएंट आए थे, समय के साथ कोविड के वेरिएंट बदल रहे थे ना, सेम वही बात यहां पर कही जा रही है। चेंज ओवर टाइम एंड नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड टू मेडिसिन मेकिंग इंफेक्शन हार्डर टू ट्रीट, यानी कोई भी दवा उस संक्रमण को रोकने में सहायक नहीं होती है। इसी को बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो ये हो गया एंटी माइक्रोबियल्स, ये हो गया एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसको आपको रटना है, इसको आपको याद कर लेना है। व्हाट इज द इश्यू आपके सामने मैंने पहले ही बता दिया था। अब इसके बाद आता है रीजन फॉर राइजिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ने का कारण क्या है, ये आप यहां से देख सकते हैं। क्या है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ने का कारण क्या है? तो वही जो दो बातें यूपीएससी ने 2014 में आपसे पूछी थी, वही बात यहां पर भी कही गई है। क्यों होता है? पहला, ओवर कंजम्पशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी हम एंटीबायोटिक्स दवाओं का अधिक सेवन करते हैं। कोई भी बीमारी हुई, कॉमन डॉक्टर भी, अब ग्रामीण भारत में तो आपको अच्छे से पता है कि जो बहुत अच्छे जो एमबीबीएस हैं या इससे ऊपर की डिग्री लिए हुए हैं वो बहुत कम मिलते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर्स के पास और लोगों की पॉकेट उन तक पहुंचने को अलाउ भी नहीं करती, तो लोग कॉमन डॉक्टर्स के पास अपना इलाज कराते हैं। कॉमन डॉक्टर्स, जिन्हें हम एक प्रकार से झोला छाप डॉक्टर भी कहते हैं, वो जबरदस्त एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में एंटीबायोटिक्स दवाओं का अधिक सेवन हो जाता है और हम स्वयं भी आदती होते हैं। मेडिकल स्टोर पे गए, हमको ये समस्या, मेडिकल स्टोर वाले ने क्या कहा, लो भैया एंटीबायोटिक खाओ। और हिंदुस्तान में आप लोग खुद सोचिए कि आप कितनी बार गए होंगे स्वयं कि मुझको ये समस्या है, तो वो आपको दवा मेडिकल स्टोर वाला दे रहा है। तो यानी हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी जो मेडिकल स्टोर पे जो काम कर रहे हैं, जो उनके ऑनर हैं, उन्हीं को वह क्या मानती है, यानी डॉक्टर मान करके अपना इलाज करवा लेती। बहुत बड़ी आबादी। तो ऑब्वियस है एंटीबायोटिक्स दवाओं का इस प्रकार से अधिक सेवन हो रहा है, याद रखिएगा। इसके अलावा दूसरी चीज क्या कही जा रही है कि जो फिजिशियंस हैं, यानी जो चिकित्सक हैं, यह गलत नुस्खे दे रहे हैं, यानी जो फिजिशियंस हैं वो क्या कर रहे हैं, यानी बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक्स खिला रहे हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा जो हमारे पास एंटीबायोटिक बच गया, जिसका यूज नहीं हुआ, ठीक है, या जो एक्सपायर्ड हो गए, यानी एक समय के बाद दवा एक्सपायर हो जाती ना, तो जो एक्सपायर हो गई एंटीबायोटिक्स, उसको हम बहुत अच्छे से निपटाते नहीं, यानी हमने उसको क्या किया, जमीन में दफना दिया या कहीं भी दफना दिया, तो उसके आसपास जो, अब वहां वायरस बैक्टीरिया तो होंगे ही होंगे, तो वो उन एंटीबायोटिक्स के प्रति क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सहज हो जाते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा कृषि, पोल्ट्री और जो हमारा जलीय कृषि है, एक्वाकल्चर इंडस्ट्री है, इन सब में एंटीबायोटिक्स का जबरदस्त उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि इन मतलब कृषि में, पोल्ट्री में और इसके साथ साथ एक्वाकल्चर इंडस्ट्रीज में तीव्रता से वृद्धि हो। यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और यह कोई मतलब समझने वाली बात है। आप अक्सर सुनते हैं बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू। पहले कितना होता था, लेकिन अब अक्सर आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है बर्ड फ्लू है, बर्ड फ्लू है, बर्ड फ्लू है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं पोल्ट्री वगैरह में जबरदस्त एंटीबायोटिक्स का उपयोग हो रहा है और सब में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रॉब्लम्स दैट लेड टू राइजिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी क्यों ये समस्या हमारे सामने क्यों आ रही है, तो उसके पीछे लिखा हुआ कि एंटीबायोटिक उपयोग निगरानी की एक औपचारिक प्रणाली की कमी, यानी हमारे पास निगरानी का कोई सिस्टम नहीं है, यानी हमारे पास कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं है कि हम एंटी माइक्रोबियल जो भी इस्तेमाल हो रहे हैं उसकी निगरानी कर सकें कि सही है कि गलत है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इनका कहने का जो मतलब होगा कि मान लीजिए कि आपको किसी फिजिशियन ने एंटीबायोटिक्स दी, तो कोई एक चेक करने वाला होना चाहिए 5 मिनट में कि हाँ भाई, कोई एक्सपर्ट बैठाना चाहिए कि ये एंटीबायोटिक्स देना कंपलसरी है या कंपलसरी नहीं है। इस प्रकार की यानी निगरानी की बातचीत की गई है, याद रखेगा। इसके अलावा दूसरा जो समस्या है कि हिंदुस्तान ने एक रेड लाइन कैंपेन स्टार्ट किया था प्रीलिम्स के लिए। इसको याद रखिएगा, रेड लाइन कंप्लेन क्या है, प्रीलिम्स के लिए इसको याद रखिएगा। रेड लाइन कैंपेन क्या है, इसको आप रट लीजिएगा प्रीलिम्स के लिए।
कि हिंदुस्तान ने एक रेड लाइन कैंपेन स्टार्ट किया था। रेड लाइन कैंपेन किस लिए स्टार्ट किया था? यानी एंटीबायोटिक्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। तो इसके लिए यह अभियान लॉन्च किया गया था। और इसमें देखिए मतलब दवाओं के ऊपर ये जो देखिए वर्टिकल, ठीक है ना, ये जो वर्टिकल रेड लाइन होती है, इसका मतलब होता है कि ये ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जिनको नहीं लेना चाहिए। यह एक अवेयरनेस कैंपेन था। रेड लाइन कैंपेन क्या था? अवेयरनेस कैंपेन था टू अर्ज पीपुल, लोगों से आग्रह करने के लिए, नॉट टू यूज मेडिसिन मार्क्ड विद अ रेड वर्टिकल लाइन। ये देखिए रेड वर्टिकल लाइन अगर किसी भी मेडिसिन पर लिखी है तो उसको नहीं लेना है, और उसमें एंटीबायोटिक्स भी शामिल थी, याद रखिएगा। विदाउट अ डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन, यानी बिना डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के आपको ये नहीं लेना है। लेकिन आप देखेंगे कि बिना प्रेस्क्रिप्शन के आसानी से ये दवाएं कहां पर? मेडिकल स्टोर्स पर बेची जा रही हैं और उपलब्ध हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। एएमआर क्यों बढ़ा? ये दो रीजन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एएमआर क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में एक बार आप पढ़ लेते हैं, यहां से याद रखिएगा। तो वो कह रहे हैं कि यानी WHO कहता है कि जो एएमआर है यह वैश्विक स्वास्थ्य और विकास के सामने सबसे बड़ा संकट है, और इसे विश्व की 10 वैश्विक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स में एक स्थान दिया गया, यानी विश्व की 10 सबसे गंभीर बीमारियों में एएमआर को भी शामिल किया गया है WHO की तरफ से, याद रखिएगा। ऐसे में WHO खुद कहता है कि अगर हम सतत विकास लक्ष्य गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, सतत विकास लक्ष्य गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग के टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू WHO हमें एएमआर पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। तो अब आप देखिए एएमआर किसके साथ इंटरलिंक हो गया? एएमआर इंटरलिंक हो गया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग के साथ भी। तो हम इस टारगेट को अगर अचीव करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू WHO हमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर बहुत बेहतर रिसर्च करना पड़ेगा, बेहतर काम करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। WHO क्या कहता है? अर्थव्यवस्था के लिए एएमआर की लागत महत्वपूर्ण है, यानी इसकी आर्थिक लागत बहुत ज्यादा है। एएमआर की आर्थिक लागत बहुत ज्यादा है। कैसे? अब मान लीजिए आपको, हमको, किसी को भी बीमारी हुई, हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए। अब जब हमारे ऊपर, हमें कोई एक्स नाम की बीमारी हुई, तो उसके बाद हमारे ऊपर जब एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हॉस्पिटल में हमें लंबा टाइम बिताना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल में लंबा टाइम बिताएंगे तो हमारा आउट ऑफ द पॉकेट खर्चा भी तो बढ़ेगा ना, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई सरकार की किसी स्कीम के तहत आता है, किसी इंश्योरेंस स्कीम के तहत आता है, या नहीं भी आता है, हर एक कंडीशन में कॉस्ट ऑफ जो डिजीज है वो तो बढ़ ही रहा है ना। तो यही बात यहां पर कही गई है। ध्यान रखिए कि इसकी आर्थिक लागत बहुत ज्यादा होती है, याद रखिएगा। अगर आदमी मर जाए या आदमी डिसेबल हो जाए तो इसकी आर्थिक लागत है कि एक आदमी अगर अपनी उम्र पूरी करने से पहले ही मर जाता है तो इसका मतलब होता है वह राष्ट्र की जीडीपी में जो योगदान करना था वो नहीं किया। विकलांग हो जाता है तो वह राज्य के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाता है। तो ये सारी बातें हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। लंबी बीमारी हो जाए तो लंबे समय तक अस्पताल का खर्चा, याद रखिएगा। तो ये सारी बातें यहां पर बताई गई हैं, याद रखिएगा। तो ऐसे में यहां पर कहा गया है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का अगर हम समाधान नहीं ढूंढते हैं तो यह एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन जाएगी, ये WHO सब कह रहा है। तो इसकी एक आर्थिक लागत भी है, इकोनॉमिक कॉस्ट भी है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आता है क्या क्या कदम उठाए गए। अगर ये समस्या है तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। तो 2015 में यहां बताया गया, 2015 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, WHO की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली द्वारा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की रोकथाम, ठीक है ना, प्रिवेंशन और समन मिटिगेशन के लिए एक कार्य योजना शुरू की गई, याद रखिएगा। और इसी की तर्ज पर भारत ने, अब चूंकि हमें भारत के बारे में ज्यादा लिखना है, WHO का केवल उल्लेख भर करना है, कोई भी प्रश्न पूछता है तो यहां पर हमने बता दिया कि भाई WHO ने किया और हिंदुस्तान ने क्या किया कि उसका अनुकरण किया। और हिंदुस्तान ने अनुकरण करते हुए आप देख सकते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2017 में, 2017 में क्या किया, AMR को मिटिगेट करने की वैश्विक समझ और AMR NAP AMR पर राष्ट्रीय कार्य योजना लागू की, जिसको हम यहां अच्छे से देख सकते हैं।
जिसे हम कह सकते हैं राष्ट्रीय रोगाणुरोधी प्रतिरोध रोकथाम कार्यक्रम। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ठीक है ना, नेशनल एक्शन प्लान ऑन एएमआर, NAP AMR भी इसे बोलते हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय रोगाणुरोधी प्रतिरोध रोकथाम कार्यक्रम बोले या AMR, NAP AMR बोले, कुछ भी हम बोल सकते हैं। ये हमने प्रारंभ किया 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, याद रखिएगा। NAP AMR, नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR, इसको आप रट लीजिएगा, क्या है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये हमने 2017 में प्रारंभ किया है, याद रखिएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 के अंतर्गत राष्ट्रीय रोगाणुरोधी प्रतिरोध रोकथाम कार्यक्रम शुरू हुआ। NAP, ठीक है ना, NAP AMR 2017 में शुरू हुआ, यानी 12 उस समय 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय था, यह याद रखेगा। अब आता है इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहां से पढ़ लेंगे, सब लिखा हुआ। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम आर एस फॉलोज। तो क्या क्या है यहां से हम देख सकते हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको रटना पड़ेगा, क्योंकि सीधा सीधा इसी प्रोग्राम पर ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कि आपसे पूछ सकता है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इसको रोकने के लिए राष्ट्रीय रोगाणु प्रतिरोध रोकथाम कार्यक्रम कहां तक सहायक साबित होगा, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हो। प्रीलिम्स के लिए तो ऑब्वियस है, इसके उद्देश्य क्या है, ये किस प्रकार से काम करता है, यानी क्या क्या एक्टिविटी की जाती हैं, तो ये सारे आपके प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। देश में प्रयोगशाला आधारित एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस निगरानी प्रणाली के लिए 30 प्रयोगशाला का समूह स्थापित करना, यानी AMR पर बेहतर रिसर्च करना, और सार्वजनिक स्वास्थ्य के महत्व के रोग जनकों के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर गुणवत्तापरक डेटा उत्पन्न करना, यानी कि हमारे पास एक बेहतर डेटा होना चाहिए। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर रिसर्च और डेटा, आप इसको चाहें बस इतने शब्दों में लिख लीजिएगा, क्योंकि डेटा रहेगा तो हम उसके आधार पर बेहतर डिसीजन ले सकेंगे। इसके अलावा संक्रमण की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश और पद्धतियों को मजबूत करना, और एंटीबायोटिक्स के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। और तीसरा है एंटीबायोटिक्स के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं यानी हॉस्पिटल, डॉक्टर्स और समुदाय के बीच जागरूकता उत्पन्न करना। ये 3 इसके उद्देश्य हैं। इन्हीं उद्देश्यों के तहत यह एक्टिविटी करता है। कौन कौन सी एक्टिविटी करता है, तो तीनों उद्देश्य आप याद कर लीजिएगा, और कौन कौन सी एक्टिविटी करता है वो आपके सामने है। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रोगाणुरोधी प्रतिरोध रोकथाम के लिए निगरानी प्रणाली, दूसरा एंटीबायोटिक्स का विवेकपूर्ण उपयोग, तीसरा है राष्ट्रीय संक्रमण रोकथाम दिशा निर्देशों का विकास और कार्यान्वयन। इसके अलावा संबंधित क्षेत्रों में पेशेवरों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, यानी डॉक्टर वगैरह जो क्या कर रहे हैं कि प्रिस्क्रिप्शन लिखे जा रहे हैं एंटीबायोटिक्स का, उनको प्रशिक्षित करना। एंटीबायोटिक्स दवाओं के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए जो है प्रत्येक प्रकार के संचार साधनों का इस्तेमाल करना। बैक्टीरियल प्रकार या संवर्धन के लिए राष्ट्रीय संग्रहण का निर्माण करना। आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। अब इकोनॉमिक कंसर्न रिलेटेड टू AMR आप यहां से ध्यान रखिए। अकेले 2019 में AMR के कारण 10 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई। अब देखिए, और इसके आर्थिक नुकसान कितने, कि जिन लोगों को GDP में योगदान करना था वो 10 लाख लोग क्या हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए AMR के कारण। और ये कितनी बड़ी आबादी है आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। और यहां पर अनुमान लगाया कि भारत जैसे कम आय वाले देश 2050 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद का 5% से अधिक खो सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। यानी GDP का 5% कम होगा ड्यू टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। क्यों, अगर जिंदा है तो ज्यादा उनका आउट ऑफ द पॉकेट खर्चा बढ़ रहा है, अगर डेथ हो गई तो ऑब्वियस उनका योगदान नहीं मिल पाएगा। इन दोनों रीजन से GDP पर असर पड़ेगा, याद रखें। अब आता है, ठीक है, 19 में बता ही दिया गया कि 10 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई है, याद रखें। इसके अलावा एक एनवायरमेंटल कंसर्न भी है AMR को लेकर के, कि भारत की नदियों में एंटीबायोटिक प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। यानी हम जैसे एग्रीकल्चर में, प्लांटेशन में, इन सब में भी तो एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके कारण से नदियां प्रदूषित हो रही हैं, आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। और हिमाचल प्रदेश में बद्दी फार्मास्यूटिकल हब में
सिरसा नदी बहती है और वहां पर एंटीबायोटिक प्रदूषण एक प्रमुख रूप से देखा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। सिरसा रिवर, और यह सिरसा रिवर कहां है? बद्दी फार्मास्यूटिकल्स के आसपास है, इन हिमाचल प्रदेश, और वहां पर एंटीबायोटिक्स का सबसे गहरा असर देखा जा रहा है, याद रखेगा। तो इसका मतलब है ये टॉपिक अच्छा है।